बच्चों आज हम हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स ये पढ़ेंगे, वो भी एनसीईआरटी से। ये हमारा एक क्रैश कोर्स है, केमिस्ट्री क्रैश कोर्स है आपका। एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्रैश कोर्स, तो एनसीईआरटी सी क्यूब हम इसको कहेंगे। हमारा एनसीईआरटी सी क्यूब चल रहा है और इस एनसीईआरटी सी क्यूब में पहला चैप्टर में हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स लेके चल रहा हूँ, जिसको हम लोग करेंगे। और मैं एनसीईआरटी का जो न्यू हमारा सिलेबस है उसका पीडीएफ के साथ आपको मैं पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी के पीडीएफ को ओपन करके मैं आपके साथ इसमें इसको डिस्कस करूंगा और इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये है एनसीईआरटी का हमारा चैप्टर, और हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स हम इसमें स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स हमारा चैप्टर 10 है। और हम जानते हैं कि जैसे कि कह रहा है कि रिप्लेसमेंट हम करते हैं। जैसे मान लीजिए आर एच है, तो आर एच से हम एच को रिप्लेस करके यहाँ से और यहाँ पे आर एक्स लगा देते हैं। ये है हमारा हैलो एल्केन हमारा हुआ। और हैलो एरीन जो है ये हैलो एल्केन हो गया। और हैलो एरीन में हम ए आर एच होता है, ए आर एच यानी बेंजीन रिंग है, और उसमें से हम एच को हटा करके ए आर एक्स लगाते हैं। ये हैलो एरीन, हैलो एरीन हो गया। तो आगे बढ़ेंगे हम इसमें। क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। तो नंबर ऑफ हैलोजन के लिए बच्चों देखो, नंबर ऑफ हैलोजन के लिए अगर एक ही है तो मोनो कहेंगे, एक ही है तो मोनो कहेंगे। और अगर सपोज करो यहां पर दो है तो यहाँ पे डाई हेलो कहेंगे, तीन है तो ट्राई हेलो कहेंगे। तो जितने नंबर ऑफ हैलोजन्स रहेंगे उतना हम उसको बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो। तो जितना होंगे इसको मोनो डाई ट्राई कहेंगे, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आगे देखिए मोनोहेलो कंपाउंड्स, यहाँ पे देखिए मोनोहेलो कंपाउंड्स में फर्दर बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑन द कार्बन एटम टू विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड। यानी जिस एटम से, जिस कार्बन एटम से लगा हुआ है वो, उस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जैसे वो कार्बन है, कार्बन sp3 भी हो सकता है, कार्बन sp2 भी हो सकता है, और कार्बन sp भी हो सकता है। तो अगर sp3 से अटैच है तो हम इसको यहाँ पे sp3 वाला कार्बन से अटैच कहेंगे। जैसे एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए एल्काइल हैलाइड्स की अगर हम बात करें, हेलो एल्केन्स की बात करें, तो यहाँ पे ये कार्बन हमारा क्या है, ये कार्बन हमारा है 3 डिग्री का, और इस पर लगा हुआ है क्या हमारा Cl, ठीक है। ये कार्बन है 3 डिग्री। और अगर हम इस पे ऐसे कर दें CH3 तो डिग्री वाइज और हाइब्रिडाइजेशन वाइज हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे Cl कर दें, ये 2 डिग्री है, और CH3CH2Cl ये 1 डिग्री, ठीक है। लेकिन सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शरी हो, इस तीनों में हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों sp3। ये ध्यान देना है। फिर देखिए एलाइलिक की बात कर रहे हैं। एलाइलिक क्या होता है, देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है आपका CH2 इससे अटैच जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें चार आपको सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। C, इधर H, इधर H, इधर Cl सिग्मा से, और इधर कार्बन आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका है, ठीक है। तो इस कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड से अटैच हमारा क्लोरीन एटम या कोई भी हाइड्रोजन एटम है तो इसको बोलते हैं एलाइलिक। तो एलाइलिक समझना जरूरी है कि एलाइलिक क्या होते हैं। देखिए अगर यहाँ पर ऐसे दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, और ये पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड है, तो ये जो कार्बन है इसका ये एलाइलिक है, और ये भी कार्बन एलाइलिक है, क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच जो कार्बन होते हैं उसको हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है। अच्छा, इस पर एक बॉन्ड लगा के यहाँ पे कार्बन रख देते हैं, ये कार्बन, तो ये भी एलाइलिक होता है। तो आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन लगा देते ये भी एलाइलिक होता है। तो देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए कितने एलाइलिक कार्बन पॉसिबल हैं,
इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए कितने एलाइलिक कार्बन पॉसिबल है। देखिए तो यहाँ पर एक कार्बन ये हो गया, 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 ये चारों एलाइलिक कार्बन हैं, ठीक है, और ये चारों एलाइलिक कार्बन पे पॉसिबल है। तो हम अगर कहें कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के कितने एलाइलिक सब्स्टिट्यूशंस पॉसिबल है, तो ये दोनों तो सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं और ये दोनों सिमिलर हैं, तो 2 एलाइलिक सब्स्टिट्यूशंस पॉसिबल हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया हुआ है और पूछ रहा है कितने एलाइलिक मोनो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हैं, तो 2 काइंड के हैं, क्योंकि ये फर्स्ट काइंड का ये हो गया, सेकंड काइंड का ये हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बेंजाइलिक होता है, बेंजाइलिक होता है बच्चों। देखिए अक्सर कंफ्यूजन होती है आप लोगों को कि ये आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है जिसका आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। अगर इसमें से आप एक H निकाल देते हैं तो ये बेंजाइल नहीं बनता है, ये बनता है फेनिल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें से एक H निकाल देते हैं तो ये बनता है C6H5 और इसको बोलते हैं फेनिल। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, तो उसको दूर करने के लिए ये प्रयास है मेरा। तो आप यहाँ पे देखिएगा बेंजाइल क्या होता है। बेंजाइल में बच्चों बेंजीन रिंग से एक कार्बन अटैच होता है जिससे एक बॉन्ड खाली होता है, इसको बोलते हैं बेंजाइल, बेंजाइल। और अगर उस कार्बन से 2 बॉन्ड खाली हों, 2 बॉन्ड खाली हों तो इसको बोलते हैं CH होना चाहिए, एक ही H होगा, तो इसको बोलते हैं बेंजल, इसको बोलते हैं बेंजल। और इस कार्बन से अगर 3-3 बॉन्ड खाली हो बच्चों, ये मेरे फोटो के पीछे आ रहा होगा तो थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ, इसको मिटा करके, या फिर मैं एक साइड में इसको लेते आता हूँ, एक सेकेंड। आप इसको अब देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप इसको, ठीक है, ये देखिए। तो ये जो है आपका अगर मैं 3-3 बॉन्ड खाली कर देता हूँ कार्बन से अटैच, तो ये होता है बेंजो, बेंजो। तो बेंजिल, बेंजल, बेंजो, यानी अगर कोई बेंजिल, कोई कहता है बेंजल क्लोराइड, कोई कहता है बेंजल क्लोराइड, तो आप समझ जाइए कि बेंजीन रिंग होगा और उस पर एक कार्बन होगा जिस पर 2 क्लोरीन लगे होंगे। एक्चुअली क्या है ये है डाइक्लोरोफेनिल मीथेन, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो और एक फेनिल लगा हुआ है, फेनिल मीथेन। इसका आईयूपीएसी नेम होगा डाइक्लोरोफेनिल मीथेन। ये ध्यान रहे, इसका आईयूपीएसी नेम भी थोड़ा सा बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है कि आप जनरली आप बेंजीन रिंग को मदर मान करके काम कर देते हो, लेकिन अगर यहाँ पर CH3 लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम लोग मिथाइल बेंजीन, यानी यहाँ पर अभी भी बेंजीन यहाँ पर क्या है, मदर है, मदर का मतलब मेन प्रिंसिपल चेन है, तो इसका नाम होगा मिथाइल बेंजीन। लेकिन अगर इसी कार्बन पर कोई हैलोजन लग जाता है, कार्बन एक ही है और इसमें कोई एक हैलोजन लग गया, अब इसका नाम होगा क्लोरो, C फॉर क्लोरो, तो C पहले आएगा, फिर फेनिल, यानी इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे कि मीथेन पर 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, क्लोरोफेनिल मीथेन बोलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्लोरोफेनिल मीथेन बोलेंगे इसको, बहुत ही शानदार चीज है और इसको ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है बच्चों। चलिए अपने हम एनसीईआरटी पर आते हैं वापस। तो ये हमारा बेंजिल, बेंजिल जो है बेंजाइलिक हैलाइड्स जो है, ये बेंजाइलिक हैलाइड्स हमने सीखा। तो एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन कहेंगे और बेंजिल, बेंजल, बेंजो मैंने आपको समझा दिया। चलिए देखिए कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2। अब sp2 वाली बात कर रहे हैं, sp2 में पहले विनाइलिक है, तो विनाइल क्या होता है ये समझिए। विनाइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो होता है कार्बन ये विनाइल है। तो इसको अगर आप क्लोरीन लगा दें तो उसको बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। तो इसमें जो है बच्चों ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। या अगर हम बेंजीन, जैसे यहाँ पर देखिए डायरेक्टली, तो जहां पे डबल बॉन्ड कार्बन होगा इससे अटैच कोई अगर हैलोजन है तो वो हमारा क्या होता है, विनाइलिक। एराइलिक क्या होता है, एराइल, एराइल मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो उसको हम एराइलिक कहते हैं। तुम्हारा एराइलिक जो होगा, एराइल, एराइल हैलाइड, तो एराइल हैलाइड होगा बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हमारा अगर हैलोजन है इसको हम बोलेंगे एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। नॉमेनक्लेचर देखिए, नॉमेनक्लेचर जैसा कि मैंने बताया आपको कि नॉमेनक्लेचर में हम इसको
हेलो एल्केन हमारे पास और हेलो एल्डीन्स, ठीक है। तो अगर एल्केन है तो जैसे मान लीजिए सी 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 है, क्लोरीन है, तो इसको हम नंबरिंग कर देंगे जब जहां पे क्लोरीन पहले लगा होगा, जहां से अटैच होगा वहां से नंबरिंग हमने किया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर है तो जहां से अटैच है वहां से नंबरिंग नहीं करेंगे, यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन को लेंगे जिससे कि, और उधर से लेंगे जिधर क्लोरीन को सबसे कम नंबर मिल जाए, तो लॉन्गेस्ट चेन हम लेंगे, क्योंकि क्योंकि ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है कि हम वहां से नंबरिंग करेंगे, राइट। तो क्लोरीन जहां पे अटैच होगा उसको लोवेस्ट पॉसिबल मिलना चाहिए, या जो भी हेलोजन जहां पे अटैच होगा वहां पे लोवेस्ट पॉसिबल मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि नोमेनक्लेचर का तो मैंने आईपीसी नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाया भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि अगर दो हेलोजन्स लगे हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर एक जगह क्लोरीन लगा है, एक जगह ब्रोमीन लगा है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि ब्रोमीन का बी पहले आता है, तो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में काम करेंगे, तो उसका नाम होगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। और अगर साइक्लिक है, सपोज कि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो जहां से क्लोरीन लगा है वही बन जाएगा, और सपोज कि यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, अब इसमें हमको करना पड़ेगा ब्रोमीन से, क्योंकि ब्रोमीन को 1 देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोमीन का बी पहले आता है, तो 1 2 3, और ऐसे घूमेंगे, इस तरह से घूमेंगे कि दोनों को लीस्ट काउंट मिल जाए, कम से कम नंबर मिले, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया। चलिए, और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एन आइसो की बात भी कर रहे हैं। आइसो के लिए मैंने बताया था आप लोगों को आइसो क्या होता है। देखिए आइसो क्या होता है, अगर एक कार्बन है जिसपे दो CH3 अटैच है, और यहाँ H लगा के यहाँ पे डॉट 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 कर दें और यहाँ से बॉन्ड खाली कर दें, इसको मैं बोलता हूँ आइसो का हेड, और इसको आइसो का टेल बोलता हूँ। टेल से ही बॉन्ड खाली होगा, टेल से ही बॉन्ड खाली मतलब कि H वहां से जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसो एल्काइल। आइसो एल्काइल, आइसो एल्काइल का 2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1 आइसोप्रोपाइल, जिसमें टेल नहीं होती। आइसोप्रोपाइल जैसे ये CH3 CH3 और यहाँ पे बॉन्ड खाली। और एक होता है आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन का जो है, आइसो ऑक्टेन का नाम ही आइसो ऑक्टेन है। जैसे किसी डॉक्टर का नाम अगर इंजीनियर हो जाए, उसका नाम ही इंजीनियर हो और लेकिन वो पेशे से डॉक्टर हो, तो इस तरह का कुछ ऐसा होता है बच्चों, इस तरह से। दिस इज आइसो ऑक्टेन, 8 कार्बन है इसमें, इसका नाम ही आइसो ऑक्टेन है। तो ये 2 आप एक्सेप्शन कह सकते हैं आइसो के। और नियो जो होता है, नियो में एक कार्बन पे 3 कार्बन लगे होते हैं, एक हेड पर, और बॉन्ड यहाँ से डॉट 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 करते हैं और यहाँ CH2। अच्छा, ये डॉट 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 क्या होता है? ये है, इसमें अगला जो नेक्स्ट होमोलोगस बनाना हो आपको तब करेंगे। जैसे अगर हम आइसोब्यूटेन बनाए, आइसो पेंटेन बनाते हैं, आइसोपेंटेन हमें बनाना हो, तो आइसो के लिए रिक्वायरमेंट हमारी थी CH3 यहाँ पे CH3 एक कार्बन से, फिर यहाँ पे CH डॉट 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 CH2, ऐसे था हमारा। अगर आइसोब्यूटेन बनाना होता तो यहाँ पे डॉट डॉट की जगह पे सीधे एक बॉन्ड लगा देते हैं, लेकिन हमें आइसोपेंटेन बनाना है तो फिर 5 कार्बन चाहिए। 5 कार्बन के लिए एक यहाँ पे CH2 लगा दिया हमने, तो CH2 लगा दिया तो यहाँ पे टोटल 5 कार्बन हो गए, और आइसो का हेड दिख रहा है, आइसो का टेल दिख रहा है, यानी आइसोपेंटेन है। इसी तरह से नियो के लिए हम करते हैं, नियो में एक हेड पर 3 कार्बन होते हैं, एक कार्बन के ऊपर, और फिर टेल होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और सिंपलेस्ट अगर नियो कहा जाए, सिंपलेस्ट नियो एल्काइल क्या होगा, नियो एल्काइल या नियो एल्केन, तो यहाँ पे नियो 1 2 3 4 5 नियो पेंटाइल, तो नियो पेंटाइल 5 कार्बन सिंपलेस्ट होते हैं, तो नियो पेंटाइल हमारा सिंपलेस्ट नियो एल्काइल होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, और अगर हम इसको जो है नियो पेंटेन कहते हैं, तो वहां पे हम बॉन्ड खाली नहीं करेंगे, बॉन्ड वहां पे रहेगा, H हमारा वहां पर रहेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये हो गया आइसो और नियो के बारे में बता दिया मैंने। टर्शरी क्या होता है? टर्शरी बच्चे पूछते हैं, तो टर्शरी वो होता है कि एक कार्बन पर 3 कार्बन लगे हों, यहाँ से बॉन्ड खाली हो, यानी 3 डिग्री से ही बॉन्ड खाली हो, और यहाँ डॉट 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 करके यहाँ पे CH3 हो, और डॉट डॉट का मतलब आप समझ रहे हैं। सिंपलेस्ट टर्शरी क्या होगा? सिंपलेस्ट टर्शरी क्या होगा कि डॉट डॉट हटा करके सीधे बॉन्ड से जोड़ दीजिए, तो टोटल कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। तो सिंपलेस्ट जो होगा टर्शरी वो क्या होगा? टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल,
तो टर्ट ब्यूटाइल इज द सिंपलेस्ट टर्शियरी एल्काइल। ओके बच्चों, चलिए आगे आता है हमारा आईपीसी नेम हेलोरिन्स का। तो यहाँ पर ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन बोल देंगे, आई कॉमन नेम भी ब्रोमोबेंजीन और आईपीसी नेम भी ब्रोमोबेंजीन। दो यहाँ पे है तो इसको अब इसको 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। और आप जानते हैं कि मेटा, अगर आर्थो पैरा मेटा क्या होता है तो किसी एक के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये ब्रोमीन है तो इसके रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ पर है तो इसको मेटा बोल देंगे, और अगर यहीं पर यहाँ पर है तो उसको आर्थो बोल देंगे। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों एक ही, तीनों जो है सिमेट्रिकली अरेंज हैं, तो इसलिए सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमोबेंजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार पूछा गया है इसका क्या होगा आईपीसी नेम और इसका क्या होगा कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं, तो ये सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन है और 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन इसका आईपीसी नेम। चलिए यहाँ पे देखो आईपीसी नेम के बारे में, यहाँ पे ये जो है यहां से नंबरिंग हुई है 1 2 3। तो द डाइहैलोएल्केन्स हैविंग सेम काइंड ऑफ हाइड्रोजन एटम आर नेम्ड एज एल्काडाइन और एल्काइलिन डाइहैलाइड्स। एल्काडाइन मतलब कि यहाँ पे अगर एक ही काइंड के अगर है तो हम डाइक्लोरो एल्केन बोल देते हैं, ठीक है, ट्राइक्लोरो एल्केन बोलते हैं। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अब इसमें क्या समझना है स्पेशल, वो है आपका विसिनल और जेमाइनल। विस डाइहैलाइड और जेमाइनल डाइहैलाइड अगर एक ही जगह पर जमा हुआ है, जमा हुआ, मेरे बात समझिएगा, जमा हुआ बोल रहा हूं, एक ही जगह पे जमा हुआ है तो जेमाइनल बोलते हैं। जैसे ये जमा हुआ है एक ही जगह पे, किस तरह से है ये CH3 CH, दोनों क्लोरीन एक ही जगह पे जमे हुए हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको जेम डाइहैलाइड। और दोनों अलग अलग अगल बगल अगर हैं, अगल बगल कंसेक्यूटिव कार्बन पे हैं ये, तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो जमे हुए से हम जान जाएंगे कि एक ही जगह पे जमा हुआ है तो वो जेम डाइहैलाइड है। चलो ये सारे स्ट्रक्चर से आप अपना आईपीसी नेम लिखेंगे। इसमें स्पेशल बात मैं बताऊंगा। देखिए जैसे यहाँ पे कॉमन नेम है, अब ये पहला वाला क्या है, पहला वाला है सेकेंडरी, हम ब्यूटाइल क्लोराइड कह रहे हैं क्योंकि C है, यहाँ पे क्लोरीन है 1 2 3 4, ये क्या है 2 क्लोरोब्यूटेन है आईपीसी नेम। और सेकेंडरी ब्यूटाइल है क्योंकि सेकेंड 2 डिग्री कार्बन से 2 डिग्री कार्बन, ये क्या है 2 डिग्री कार्बन है जिससे बॉन्ड खाली हुआ है, जिसमें क्लोरीन आया है, उसको देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर मैं ऐसे कहूं कि इसका बताइए तो ये हमारा है CH3 CH2 CH2, यहां से H खाली कर दे तो ये N ब्यूटाइल हुआ, N ब्यूटाइल। तो अगर कॉमन नेम करते हम यहाँ पे क्लोरीन लगा देते तो बोलते हैं N ब्यूटाइल क्लोराइड। और अगर हम हाइड्रोजन एटम जो है यहां से निकाल दें, यहां से निकाल दें, दूसरे किसी एटम से निकाल दिया हमने, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक ब्यूटाइल। और क्लोरीन लगा देंगे तो हम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोल देंगे, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे। और आईपीसी नेम क्या है इसका 2 क्लोरो ब्यूटेन, राइट। नियो, देखिए यहाँ पे मैंने भी आपको नियो बताया था, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। अभी मैंने आपको इसका बताया था स्ट्रक्चर कैसे होगा नियो का, अभी आपको मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको समझाया था कि नियो का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए नियो का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ये नियो का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ देखिए ये नियो, ये आपको नियो मैंने समझाया था। तो अगर यहाँ पे नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल जैसे कि वहां पे कह रहा है नियो पेंटाइल ब्रोमाइड कह दिया जाए तो आप समझ जाओगे। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड कहना है तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं। हाँ, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड अगर आपसे कह रहा है तो आप क्या करोगे, तो पहले तो नियो पेंटाइल बना लो, CH3 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 CH3, यानी एक कार्बन पे 3 CH3 लगा दो, डॉट 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 लगा दो और सीधे। तो पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, यहाँ पे डॉट नहीं लगा, यहाँ पे सीधे डायरेक्टली जुड़ जाएगा। नियो पेंटाइल क्या हो गया, नियो पेंटाइल ये हो गया। और नियो पेंटाइल ब्रोमाइड लगाना तो यहाँ पे Br लगा दो, ये हो गया नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो कोई पूछेगा कि नियो पेंटाइल ब्रोमाइड का आईपीसी नेम बताओ, तो कहोगे नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 और बोलेंगे 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड का आईपीसी नेम हो गया 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि इसको आप कैसे समझते हैं और किस तरह से आप इसको अपने दिमाग में बैठाते हैं कि नियो का क्या होगा आईयूपीसी नेम, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड का क्या होगा आईयूपीसी नेम। तो यहाँ पे नियो पेंटाइल ब्रोमाइड देखिए 1 ब्रोमो 2 यहाँ पे 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मैंने आपको टर्ट भी समझाया था। तो टर्शरी क्या होता है टर्ट ब्यूटाइल, तो पहले टर्ट ब्यूटाइल बना लीजिए, पहले तो आप टर्ट ब्यूटाइल बना लीजिए। टर्ट ब्यूटाइल कैसे बनाओगे,
ये देखो कैसे बनाओगे, मैं समझाता हूँ। आपको मैंने बताया था कि 3 डिग्री कार्बन से बॉन्ड खाली होना चाहिए और डॉट 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 यहाँ पे CH3 होना चाहिए। तो टर्ट ब्यूटाइल इज द सिंपलेस्ट टर्शियरी एल्काइल। तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज दिस। नंबरिंग कहां से करोगे? नंबरिंग करोगे 1 2 3। आप बच्चे गलती कर देते हैं, नंबरिंग इसको 1 दे देते हैं, तो यहाँ पे गलती हो जाएगी क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट चेन चुनना है। लॉन्गेस्ट चेन के साथ आपको क्या करना है, ऐसे Br को लीस्ट काउंट देना है। तो उसका नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 ब्रोमो, Br पहले आता है इसलिए ब्रोमो पहले लिखोगे, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्योंकि Br को अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस मिलेगा, प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देख लो यहाँ पे आप, यहाँ पे ये टर्शरी, दिस इज व्हाट, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था जिसका आईपीसी नेम होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। आप देख लीजिए 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये है आपका विनाइल क्लोराइड जिसका नाम था क्लोरोइथीन, क्लोरोइथीन नाम होगा। ये देखो यहाँ पे ये एलाइल ब्रोमाइड है, नंबरिंग यहाँ से करोगे। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH है, CH2 और Cl या Br जो भी हो, Br मैंने यहाँ पे Cl लिख दिया है, चलिए मैं Br ही लिख देता हूँ इसको मैं Br लिख देता हूँ जैसे कि दिया हुआ है। तो CH3 CH2 Br, राइट। अब यहाँ पे बच्चे गलती से यहां से नंबरिंग शुरू कर देते हैं, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। नंबरिंग यहीं पे जल्दीबाजी में गलती होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो नंबरिंग होगी 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड इज फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन इज नॉट फंक्शनल, राइट। तो यहाँ पे हम कहेंगे 3 ब्रोमो प्रोप इन। 1 इन कहने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोपीन का नंबरिंग वहीं से शुरू होगा जहां पे डबल बॉन्ड होगा, है ना, क्योंकि और कोई जगह हो नहीं सकती, क्योंकि 3 ही कार्बन है, तो डबल बॉन्ड जहां होगा वहां से नंबरिंग 1 शुरू होगी। इसलिए देखो यहाँ पर 1 इन नहीं लिखा है, लेकिन यही अगर 4 कार्बन होते तो डबल बॉन्ड को हमको पोजीशन दिखाना पड़ता, यानी C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पे क्लोरीन होता या ब्रोमीन होता तो हम लिखते इसको 1 2 3 4, और यहाँ लिखते 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन हमें लिखना पड़ता, है ना। और अगर हम यही चीज यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे लगा देते और सेम ब्रोमीन की पोजीशन वही रहने देते, तब नंबरिंग किधर से होती। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसमें नंबरिंग क्या हो जाएगी, नंबरिंग होगी राइट हैंड साइड से, क्योंकि हमारा जो एल्कीन है वो दोनों साइड से वही नंबर पाएगा। एल्कीन जो है दोनों साइड से वही नंबर पाएगा, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। लेकिन इधर से भी 2 पा रहा है, इधर से भी 2 पा रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रोमो जो है ब्रोमीन राइट साइड से करेंगे तो 1 पाएगा, लेफ्ट साइड से नंबरिंग देंगे तो 4 पाएगा, इसलिए ये गलत है। तो हम क्यों ना उधर से करेंगे, हमें नंबरिंग उधर से करनी चाहिए जिधर से करने पर हमारा फंक्शनल ग्रुप को तो कम से कम जो है काउंट मिले ही मिले, और अगर किसी और को भी कम मिल जाता है तो सो फार सो गुड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका नाम होगा 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, ध्यान रखिएगा, ब्यूट 2 इन, ठीक है। यहां पे देखिए फिर नीचे ये आईपीसी नेम इसका होगा आर्थोक्लोरोटोल्यूइन। अब यहाँ पे बात समझना बहुत जरूरी है, क्यों नहीं क्लोरोबेंजीन कहा गया, साफ समझिएगा भाई, आर्थोमिथाइल क्लोरोबेंजीन बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि टोल्यूइन जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है कॉमन नेम में देन क्लोरोबेंजीन। टोल्यूइन जो है एक इंटीग्रल नेम है भाई, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन भी हो सकता है, लेकिन टोल्यूइन ही रहेगा, राइट। टोल्यूइन तो क्लोरोबेंजीन भाई, क्लोरो के हाइड्रोजन के कई सारे पार्ट है, लेकिन मिथाइल इज मिथाइल ओनली, तो टोल्यूइन जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे याद रखना, आप लोग ऐसे याद रखिएगा, ओके। तो कहीं कहीं गलती होती है क्योंकि यही ऑप्शन दे देगा आर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन दे देगा, तो वहां पे फंस जाओगे तुम लोग। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, आर्थोक्लोरोटोल्यूइन। टोल्यूइन को हमने मदर कंपाउंड माना और उसके रिस्पेक्ट में हमने क्लोरो को आर्थो पोजीशन कहा, पहली चीज। ये तो कॉमन नेम का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, इसको स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम आर्थोमिथाइल
क्लोरोबेंजीन से कंफ्यूज हो सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से कंफ्यूज हो सकते हैं ये चीज, ठीक है, ये गलत है। ओके, तो और इसका नाम आईपीसी नेम क्या होगा बच्चे, या तो 2 क्लोरोटोल्यूइन कह दीजिए या 2 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन भी कह दीजिए, तो दोनों ही आईपीसी नेम सही है। यहाँ पे अभी मैंने आपको समझा चुका हूं कि इसको हम बेंजाइल क्लोराइड कहेंगे और हम क्लोरोफिनाइल मीथेन कहेंगे, जैसे कि मीथेन पर एक क्लोरीन और एक फिनाइल लगा हुआ है, हमने स्टार्टिंग में ही समझा था इसको, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ, डाइक्लोरोमीथेन हो गया, दिस इज डाइक्लोरोमीथेन। और इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं। एक्चुअली ये CH2 दो बॉन्ड है, इसको बोलते हैं मिथाइलिन। और इसको हम ऐसे भी मिथाइलिन लिखते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मिथाइलिन ये भी। तो मिथाइलिन देखिए, और यहाँ पे एक और बात, मिथाइलिन डाई क्लोराइड नहीं लिखा है, जैसे हम बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं या बेंजल क्लोराइड बोलते हैं या बेंजो क्लोराइड बोलते हैं, तो बेंजो क्लोराइड बोलेंगे तो बेंजो ट्राई क्लोराइड नहीं बोलेंगे। बेंजो क्लोराइड का मतलब ही हो गया कि एक कार्बन जो कि बेंजीन पे लगा है उससे 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ये पहले से ही समझ में आ गया। तो बेंजो का मतलब ही हो गया कि बेंजीन से अटैच जो कार्बन है उससे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो बेंजो क्लोराइड। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा नहीं है मिथाइलिन क्लोराइड, तो मिथाइलिन का मतलब ही हो गया कि दो बॉन्ड मिथाइल पर खाली है जिसपे क्लोरीन लगे हुए हैं, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन आइपेसिलिन, ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं, ट्राइब्रोमोमीथेन, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन। और ये देखिए 1 N प्रोपाइल फ्लोराइड और 1 फ्लोरोप्रोपेन। तो मैंने आपको नोमेनक्लेचर बहुत शानदार तरीके से डिस्कस किया, आई होप आपको पूरी अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ड्रॉ ऑल द 8 स्ट्रक्चर्स, 8 all 8 structure isomers that have 5 H8Br, name each of the following, ठीक है ना। तो इसको जरा बिना देखे, आप एनसीईआरटी मत देखिए, एनसीईआरटी मैं छुपा दे रहा हूं, आपको 2 मिनट देता हूं, फटाफट जरा बनाइए इसका। आपको 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, और इसको फटाफट बना करके आप रेडी रखिए। 2 मिनट का ब्रेक आपको।
आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। इसका एक आसान तरीका मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन ऐसे हो सकते हैं। 5 कार्बन को 1 2 3 4 ऐसे अरेंज कर सकते हैं और 1 2 3 4 5 ये 3 तरीके से हम 5 कार्बन को अरेंज कर सकते हैं। मोनोब्रोमो डेरिवेटिव चाहिए, मोनोब्रोमो डेरिवेटिव ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। ये 3 जो है ये चेन आइसोमर्स है। 5 कार्बन के C5H12 आपको दे दिया गया है, तो ये 3 जो है चेन आइसोमर्स होते हैं। अब इसमें से क्या करना है आपको, 3 चेन आइसोमर हमने बना दिया, ये पहला चेन आइसोमर, ये दूसरा चेन आइसोमर और ये तीसरा चेन आइसोमर, राइट। और इसमें से हमको निकालना है H एटम और लगाना क्या है, ब्रोमीन एटम, बस यही हमारा तरीका है। और बनेगा क्या, C5H11Br बन जाएगा, C5H11Br बन जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है और यही चीज C6 के लिए भी पूछ सकता है, तो ध्यान रहे। अब इस पे कैसे समझेंगे, हम कैसे गलती नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आपने 3, ये पहले आपको स्केलेटन बना लेना है, स्केलेटन आइसोमर। अगर ये 6 कार्बन के लिए होता है, अगर यही चीज आपका 6 कार्बन के लिए होता है, तो 6 कार्बन के लिए भी हम कैसे स्केलेटन बनाते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अगर यही आपका 6 कार्बन होता तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक कार्बन तोड़ लीजिए और लगा दीजिए। बच्चे लोग कार्बन तोड़ करके टर्मिनल पे ही लगा देते हैं, या ऐसे आप लोग, कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये बच्चों ये तो एक ही कंटिन्यूअस चेन है, ये कंटिन्यूअस चेन है, ये गलती हो जाती है। बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, तो ये गलती हो जाती है, ये तो वही चीज है, ये इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट इसलिए दोनों चीज, दोनों एक ही चीज है। एक कार्बन तोड़ करके आपको टर्मिनल पे नहीं जोड़ना है, कहीं बीच में जोड़ना है, तब वो नाम बदलेगा, अदरवाइज सेम रहेगा। और देखिए यही कार्बन जो तोड़ा गया हमने, हम चाहे तो उसको थर्ड पे, यहाँ पे सेकंड पे रखा हुआ है, यहाँ पे थर्ड पे रखा हुआ है, तो नाम बदलेगा। फिर 2 कार्बन तोड़ लीजिए, 1 2 3 4, दोनों कार्बन को एक ही कार्बन पे रख सकते हैं, या फिर उसको अगल बगल बीच वाले, यानी टर्मिनल पे, यहाँ पे नहीं लिखना है, बीच में से यहाँ पे, क्योंकि टर्मिनल पर अपने नाम, अगर कोई भी ब्रांच को तोड़ करके आप टर्मिनल पर ही रख दोगे तो लंबी चेन वो चेन बन जाएगी, वो चेन की लेंथ में आ जाएगा, न कि ब्रांच में। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 6 कार्बन के लिए पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर और 5वां स्ट्रक्चर, यानी 5 चेन आइसोमर्स बनेंगे। 5 चेन आइसोमर्स विल बी पॉसिबल फॉर C6H14। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन था ये कि C5H11Br हमारा है, कितने बनेगा। अब यहाँ पे देखिए पहली चेन पे अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ ब्रोमीन, तो लिखेंगे। अब आपको दिमाग में क्या सोचना है कि पहले जगह पे लगाए तो 1 ब्रोमो पेंटेन इसका नाम होगा। तो पहला ही जो हमारा ये हो गया, ये ए, ये क्या हो गया, ए क्या हो गया, 1 ब्रोमो पेंटेन। तो दिमाग में चलना चाहिए, और अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो 1 ब्रोमो पेंटेन इसका नाम होगा, 1 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे, मान लीजिए बी है, तो ये क्या होगा इसका बच्चों, बी क्या होगा, 2 ब्रोमो पेंटेन। यहां पे क्या होगा, सी होगा, तो यहां पे सी जो है 3 ब्रोमो पेंटेन। अब देखिए ये सिमेट्रिकल है, ये अब ये इसके लिए बी होगा, ये सी, ये ए होगा। देख लो ए बी बी सी, यानी ये अगर ए है तो ये ए है, तो ये भी ए ही है, बी है, यानी अब नाम रिपीट करेगा आप, और आप करके नंबरिंग करके भी देख सकते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए अगर इसको हम ए कहते हैं, ए कहते हैं, तो ए होगा इसके लिए क्या, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसको बी कहते हैं अगर, तो बी क्या होगा, अब यहां पे सेकंड पे ब्रोमीन लगा है तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, क्योंकि नंबरिंग ब्रोमो के साइड से ही होगी, ब्यूटेन। अगर यहां पे लगा देते हैं, सी बोलते हैं इसको, ऑब्वियसली सी बोलेंगे क्योंकि कार्बन अलग काइंड का है, तो इसका अब नंबरिंग उसकी राइट साइड से करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब जो है राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो 2 मिलेगा ब्रोमीन को भी और 2 मिलेगा मिथाइल को भी, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल
ब्यूटेन। और अगर यहां पे लिखते हैं इसको डी कहते हैं बच्चों, तो डी जो है वो भी अलग काइंड का कार्बन है, कहीं से मैच नहीं कर रहा, किसी कार्बन से मैच नहीं किया अब तक, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, क्योंकि यहीं से नंबरिंग शुरू होगी, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और जो नीचे वाला कार्बन है ये भी डी ही है, इसलिए क्योंकि देखिए सी के रिस्पेक्ट में दोनों कार्बन डी वाले एक ही जैसे हैं, और नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करेंगे अगर डी पे अगर रखेंगे ब्रोमीन तो वहीं से नंबरिंग होगी, तो भी क्या आएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन आएगा, यानी सी वाला ही ऑप्शन आएगा, ठीक है, डी वाला ही ऑप्शन आएगा। तो ये 4 यहां पर हो गए, तो बहुत इंपॉर्टेंटली हमने इसको समझा इसको। और ये जो है तीसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला, इस पे अगर लगा देंगे हम तो ये ए है, तो इसका नाम होगा 1 ए, क्या होगा 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और ये देखिए ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। और अगर ये बी है, लेकिन बी पर ब्रोमीन लग नहीं पाएगा क्योंकि वहां पर चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड है। तो टोटल कितने हो गए आप देखिए, टोटल कितने हो गए आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 जो है इस मोनोब्रोमो डेरिवेटिव पॉसिबल है, 8 मोनो और यहाँ पे यही पूछा हुआ है कितने मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल। देखिए लिखा है क्लासिफाई देम एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोमाइड, वो आप कर लेंगे। और इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसमें से कितने जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, या फिर उसमें जो है कायरल सेंटर्स कितने हैं, ये पूछ सकता है। कायरल सेंटर का मतलब होता है कि एक कार्बन से कितने ऐसे कार्बन जिसपे चारों बॉन्ड अलग अलग, तो वो कायरल सेंटर्स होते हैं, तो आप कर सकते हैं। यही चीज 6 कार्बन के लिए जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे ये कार्बन 6 कार्बन है, तो इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें मैं आपको नोटिफाई कर देता हूं कि देखिए अगर यहाँ पर आएंगे तो 1 ब्रोमोहेक्सेन 2 ब्रोमोहेक्सेन 3 ब्रोमोहेक्सेन, ये ए बी सी, और यहाँ पे भी ए बी सी 3 ही बनेंगे। यहाँ पे ए बी सी डी ई 5 बनेंगे। यहाँ पे होगा ए बी सी और डी। बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूजन में पड़ते हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन ये होगा, आगे फिर से वापस रिपीट होगा, बी और ए ये रिपीट हो जाएगा। तो इसमें 4 हो गए, इसमें 5 हो गए, इसमें 3 हो गए, और इसमें ए बी सी और डी। देखिए ये जो है ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, बी के रिस्पेक्ट में ये तीनों ही ए है, तो ए बी सी डी, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे और बी पे जो है वो लग नहीं सकता क्योंकि बी पे चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड है, तो इसके 3 बनेंगे। यहाँ पे ए बी, तो इस बी के रिस्पेक्ट में ये भी ए ही होगा, और ये 10 सिमेट्रिकल है, ये बी ये ए और ये ए। तो बहुत ही अच्छे से आप समझ सकते हैं, अगर सिमेट्री आपको समझ आती है तो, सिमेट्री आपको समझ आती है तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप देख लीजिए टोटल काउंट करेंगे तो यहाँ पर इसके लिए कितने होंगे, ए बी 2, टोटल काउंट करेंगे 17 मोनो हेलो डेरिवेटिव पॉसिबल है 6 कार्बन के एल्केन के लिए, 17 मोनो हेलो डेरिवेटिव पॉसिबल है। आप इसमें पूरा काउंट करके बना करके आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा है, मैं समझाया हूं कई बार इसको। और एग्जाम में आसान होने के लिए आपको रट लेना चाहिए, एग्जाम में आसान होने के लिए आपको एल्काइल ग्रुप रट लेना चाहिए। एल्काइल ग्रुप क्या होगा वो मैं बता देता हूं आपको। एल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप आप रट लीजिए। जैसा कि अभी मैंने समझाया है कि एक एक बॉन्ड हटाएंगे तो वहां हम मोनोब्रोमो लगाएंगे, तो एक कार्बन के लिए एल्काइल ग्रुप 1 होता है, 2 कार्बन के लिए भी एक ही एल्काइल ग्रुप होता है, 3 कार्बन के लिए 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, 4 कार्बन के लिए 4 एल्काइल ग्रुप होते हैं, 5 कार्बन के लिए 8 एल्काइल ग्रुप होते हैं, 6 कार्बन के लिए 17 एल्काइल ग्रुप होते हैं, और 7 कार्बन के लिए 39 एल्काइल ग्रुप होते हैं। यहीं तक, यानी 6 तक ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके 7 के लिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप इसको रट लीजिएगा। और एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं कोई एल्केन है, RH है, और इससे आप H निकालते हो तो क्या बनता है, R बॉन्ड खाली होता है, ये होता है एल्काइल। ये है एल्केन और ये है एल्काइल।
अब इस एल्काइल पर आप कुछ भी लगा दो, जैसे आप इस पे हेलोजन लगा दिए प्लस एक्स, तो हेलो एल्केन बन गया। इस पर आप क्या लगा दिए, OH लगा दिए प्लस OH, तो एल्कोहल बन गया। इस पे आप CHO लगा दिए तो एल्डिहाइड बन गया। इस पे आप COH लगा दिए तो यानी सिंगल बॉन्ड से जो भी ऑर्डर था इस पे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बन गया, कार्बोक्सिलिक बन गया। लेकिन नंबर वही रहेंगे। जैसे आप अगर 3 कार्बन लेते हैं तो 3 कार्बन के लिए एक बार CHO यहां लगा सकते हो और 3 कार्बन के लिए एक बार CHO यहां लगा सकते हो, और कहीं CHO नहीं लगा सकते बच्चों। और इनका नाम अलग अलग होगा। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3। अगर मैं कार्बल्डिहाइड की फॉर्म में कहूं तो प्रोपेन 1 कार्बल्डिहाइड और प्रोपेन 2 कार्बल्डिहाइड, ये प्रोपेन हो गया 1 2 3। अगर अल के फॉर्म में करेंगे तो ये होगा, पहले वाला होगा ब्यूटेनल और दूसरा वाला होगा 2 मिथाइल प्रोपेनल। तो दोनों का नाम अलग अलग होगा और यही 2 ही पॉसिबल ही होंगे। तो आप देख सकते हैं साफ साफ कि 3 के लिए 2 पॉसिबल है। तो ये बहुत इजी चीज हो जाती है, बहुत आसान चीज होती है। अगर आपको एल्काइल ग्रुप याद हो जाए तो जितने भी चीज आप लगा सकते हो आप उतना उसका नंबरिंग करके आप बता सकते हो, तो बहुत आसान है। हाँ, वहां पे जहां पे जो बाई फंक्शनल, जो बाई वैलेंट है, जैसे कि ईथर है, जैसे कि कीटोन है, तो वहां पर जो लोग बाई वैलेंट है वहां पर इस डायरेक्टली ऐसे नहीं कर पाएंगे, वहां पर दूसरा तरीका है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो जो मोनोवैलेंट चीज है, जैसे ये डाईवैलेंट है, डाईवैलेंट के लिए डायरेक्टली वैलिड नहीं है ये तो वैलिड है, सबके लिए वैलिड है, लेकिन उसको थोड़ा सा बुद्धि से लगाना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेन लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ेगी, उस हिसाब से काम होगा। और चालाकी कैसे दिखानी पड़ेगी वो मैं ईथर में पढ़ाऊंगा। हमारा अगला चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर होगा, तो वहां पे मैं ईथर में मेटामर्स बताऊंगा, और आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन फिर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, जब जो लोग मोनोवैलेंट हैं, तो सारे मोनोवैलेंट कंपाउंड कितने बन सकते हैं वो आप यहाँ पे इसी से निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। तो बहुत आसान है, ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। चलिए, अब आता है हमारे पास नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड में आप जानते हैं ये पोलर होता है, पोलर बॉन्ड है, और पोलर सॉल्वेंट में आसानी से टूटेगा, नॉन पोलर में नहीं टूटेगा। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, जैसे आप नीचे जाएंगे, नीचे का मतलब बच्चों कि ग्रुप में नीचे जाएंगे, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आते हैं वैसे वैसे उसकी पोलरिटी, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लूं, हाँ देखिए, as we go down the group, the size of halogen atom increases. Fluorine atom is the smallest and iodine atom is the largest. Consequently, the carbon halogen bond length also increases from CH to CI. Some typical bond length यहाँ पे दिए हुए हैं। Alkyl halide best prepared from alcohols which are easily accessible. यानी alkyl halide को बनाना हो तो पहले अल्कोहल से सबसे अच्छे बनाते हैं, अल्कोहल का OH निकल जाता है और हमारा X लग जाता है। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आसान, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो पोलरिटी बढ़ेगी और आसानी से टूट जाएगा बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए CF बॉन्ड लेंथ 139 और CH3I बॉन्ड लेंथ 214, ये आसानी से टूट जाता है। पोलरिटी कम है, पोलरिटी देखिए यहाँ पे 1.6, लेकिन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से इसका बॉन्ड एंथैल्पी की बहुत कम है, मिनिमम है, ये मिनिमम, और यहाँ मैक्सिमम। पोलरिटी यहाँ पे मैक्सिमम है 1.84। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देनी चाहिए, पोलरिटी देखिए 1.86 सबसे ज्यादा इसकी मैक्सिमम है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात कई बार पूछी गई। यहाँ पर डाइपोल यहाँ पर जो है लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से फ्लोरीन के समय में यहाँ पर देखिए 1.847 होता है, ये इसको ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये कम है, 1.86 है, मैक्सिमम है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोटिफाई कर लीजिएगा। तो अगर पोलरिटी देखा जाए तो CCl की पोलरिटी सबसे ज्यादा है, फिर CF की है, उसके बाद से फिर क्या है CBr की है, फिर CI की है। पोलरिटी, ये पोलरिटी की बात हम कर रहे हैं। बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ देखिए, यहाँ पे सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ CF का होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो बॉन्ड लेंथ का तो इजिली चल रहा है, CF का सबसे छोटा होगा, फिर CCl का, फिर CBr का, फिर CI का। ये बॉन्ड लेंथ की बात हो गई।
अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, तो CF का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर CCl का बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर CBr का बॉन्ड स्ट्रेंथ, और सबसे छोटा हो जाएगा CI का बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात है, बॉन्ड एंथैल्पी। लेकिन यहाँ पे पोलरिटी में आपको बहुत बहुत ध्यान देना होगा। पोलरिटी जो है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बच्चों, जैसे कि बताया कि जो एल्कोहल्स होते हैं वो सबसे आसानी से बनाते हैं। तो एल्कोहल्स देखिए, सारे के सारे एल्कोहल्स हैं जिनसे हम HCl, ZnCl2, ल्यूकास रिएजेंट, एसिड के प्रेजेंस में हमने क्या लिया, H2SO4 के प्रेजेंस में हमने NaBr ले लिया, PCl3 या PX3, PCl5, रेड फास्फोरस, X2 और SOCl2। ये 6 तरीके से हम यहाँ पर बना रहे हैं, 6 तरीके से हम बना रहे हैं। तो HCl और ZnCl2 इसको हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ये क्या है, ल्यूकास रिएजेंट। तो ZnCl2 HCl, ZnCl2 HCl, ये ल्यूकास है, ल्यूकास रिएजेंट। अच्छा देखिए, इसमें क्या होता है, चूंकि जो हमारा एल्कोहल होता है ROH, तो ये ब्रेक होता है R+ में पहले, उसके बाद से फिर ये आगे फिर हैलोजन से जुड़ता है, हैलोजन से जुड़ के RH में होता है। तो जो ये R+ यानी जो कार्बोकैटायन बनता है, ये सबसे अच्छा देगा 3 डिग्री वाला, क्योंकि सबसे स्टेबल होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो अगर हमारा किसी पर्टिकुलर हैलो एसिड्स के लिए, यानी जो हमारा HCl है, सपोज कीजिए कि हम ROH हमने लिया, ROH लिया और हमने यहाँ पे HCl लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे RCl बनेगा। तो ये किसी पर्टिकुलर, ये जो 3 डिग्री सबसे अच्छा देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये हमारा ल्यूकास रिएजेंट का ल्यूकास टेस्ट भी हम ऐसे करते हैं, ल्यूकास टेस्ट भी ऐसे हम करते हैं। तो ल्यूकास टेस्ट आगे चलेंगे हम लोग एल्कोहल में सीखेंगे कि वहां पे टर्बिडिटी आती है। तो 3 डिग्री वाला तुरंत टर्बिडिटी देता है, 2 डिग्री वाला जो होता है वो 5 मिनट के बाद देता है, 1 डिग्री वाला टर्बिडिटी देता ही नहीं है। तो ये हमारे ल्यूकास टेस्ट होते हैं, आगे चलकर इसको सीखेंगे। देखिए फिर यहाँ पे हम समझेंगे, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड, फास्फोरस हैलाइड और थायनिल क्लोराइड। अब थायनिल क्लोराइड जो है SOCl2, ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि SO2 और HCl ये गैस हैं और ये उड़ जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में हमको मिलता है SOCl2 से, ये पूछा जाता है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग कि थायनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड बिकॉज द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हाइड इज फॉर्म्ड along with SO2 or HCl. The two gaseous products are escapable. Hence, the reaction will give pure alkyl halide. The reaction of primary and secondary alcohol with HCl require presence of ZnCl2. With tertiary alcohol, the reaction is conducted simply by shaking the alcohol with the concentrated HCl at room temperature. तो ये कह रहा है कि भाई अगर आपको अगर वो करना है, ल्यूकास से बनाना है, तो 3 डिग्री में आपको ZnCl2 की जरूरत नहीं है 3 डिग्री के लिए, लेकिन 2 डिग्री के लिए और 1 डिग्री के लिए आपको ZnCl2 की जरूरत पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर कह रहे हैं कि HBr, कांस्टेंट वॉल्यूम विथ HBr। तो अगर आपको ब्रोमो एल्केन बनाना है तो आपको 48% आपको HBr देना पड़ेगा, और आपको एल्काइल ब्रोमाइड बनाते हैं। गुड यील्ड ऑफ Ri may be obtained by heating alcohols with sodium और पोटेशियम आयोडाइड इन 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यानी H3PO4 आपको यूज करना पड़ता है इन प्लेस ऑफ H2SO4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या है कि अगर 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ल्यूकास समझ में आ गया, फिर SOCl2 का समझ में आ गया। फिर देखिए यहाँ पे अगर हमें NaBr जैसे हमें अगर ऐसे करना हो, सपोज कीजिए हमें ब्रोमो बेंजीन बनाना हो, ब्रोमो एल्केन बनाना हो, तो ब्रोमो एल्केन के लिए हम क्या करते हैं,
अगर हमें क्लोरो एल्केन बनाना हो तो क्लोरीन के लिए Cl2 और HCl ये है, ये यूज कर लेते हैं। लेकिन जब अगर हमें ब्रोमो बनाना हो तो हम NaBr और H2SO4 यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें बनाना हो क्या, आयोडो एल्केन बनाना हो तो हमें NaI या Ki के साथ हम H3PO4 यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब NaBr एक्चुअली क्या होता है, HBr जो है, HBr को बना के रखने से वो अनस्टेबल होता है, इसलिए तुरंत हम फॉर्मेशन करते हैं, इन सिटू फॉर्मेशन करते हैं, वहीं पर बनाते हैं HBr को। तो NaBr और H2SO4 मिल करके HBr का फॉर्मेशन करते हैं और NaHSO4 बनता है। तो HBr तुरंत ताजा वहां बन जाता है, जो कि रिएक्ट करके अपना रिएक्शन दे देता है। अब यहाँ पे H3PO4 यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये देखिएगा, क्योंकि जब हम NaI और H3PO4 यूज करते हैं, H2SO4 यूज करते हैं मान लीजिए, तो हमारा जो HI बनता है और यहां पर फिर बनता है हमारा NaHSO4। तो एक्चुअली क्या है, HI जो है वो आगे H2SO4 से रिएक्ट करके I2 में ऑक्सीडाइज होता है। यहाँ पे क्या है, I पे -1 है, यहाँ पे I2 बन जाता है, तो ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि H2SO4 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडेशन होता है। तो सिंस H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस HI इनटू व्हाट, इनटू I2। इसलिए हमको जरूरत किसकी थी, हमको जरूरत थी HI की, जिससे कि हम हैलोजन से यानी I से रिप्लेस कर सके OH को। हमको OH को रिप्लेस करना था किससे, I से। लेकिन जब हमारे पास HI बचेगा ही नहीं, हमें ये चाहिए था कि ROH है और हमें HI मिल जाए, तो HI इसको रिप्लेस कर देगा, RI बना देगा और H2 निकल जाएगा, ये हमको चाहिए था। लेकिन जब हमारे पास HI बचेगा ही नहीं, यहाँ पे बचेगा ही नहीं, तो हम कैसे बना पाएंगे। इसलिए हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग लेते हैं, NaI के साथ हम क्या लेते हैं, H3PO4। H3PO4 एसिड भी है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये क्या होता है, ये आगे फर्दर HI को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही ये आगे फिर I2 में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इसलिए हम H3PO4 का यूज करते हैं, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये लाइन में फिर से एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। लिखा है गुड yields of Ri may be obtained by heating alcohols with sodium or potassium iodide with 95% orthophosphoric acid यानी H3PO4, H3PO3. The order of reactivity of alcohols with a given haloacid is 3 degree, 2 degree, 1 degree. Phosphorus tribromide and triiodide are usually generated in situ. ठीक है, वहीं पे तो रेड फास्फोरस और ब्रोमीन लेते हैं, रेड फास्फोरस और आयोडीन ले लेते हैं, तो वहीं पे तुरंत बनता है। ठीक है बच्चों, द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज कैरिड आउट, द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज कैरिड आउट either by passing dry hydrogen chloride gas through sodium or alcohol, or by heating a mixture of alcohol and concentrate aqueous halogen acid. So the above methods are not applicable for the preparation of aryl lights because the carbon oxygen bond in phenol has a partial double bond character. यानी आप जो है यहाँ से OH, अगर आपको एराइल बनाना हो तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप एराइल अल्कोहल होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, इसका OH है, तो यहाँ पर ये लोन पेयर जो होता है यहाँ पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, इसलिए एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप होता है, जो कि मजबूत होता है। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है OH के बीच में, इसलिए इस वजह से हम इसको यूज नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पे सिंपली नहीं, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द अबव मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल लाइट्स बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द फिनॉल्स has a partial double bond character. ठीक है, चलिए फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बनाएंगे, पहला है फ्रॉम एल्कीन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, यानी सॉरी एल्केन्स पे आप फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करा दीजिए। तो आप जानते हैं कि अगर हमारा एल्केन है और उस पर हम फ्री रेडिकल क्या होगा, हम हाई टेम्परेचर देते हैं,
हम हाई टेम्परेचर दे दें, हम HNO दे दें, हम पेरोक्साइड रख दें, तो ये सब क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट करता है। तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ और ब्रोमीनेशन एल्केन गिव्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हैलो एल्केन्स विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज अ प्योर कंपाउंड। तो हम लोग क्लास 11th में इसको पढ़े भी हुए हैं। तो किस तरह से करेंगे, जैसे मान लीजिए ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन है तो इसमें वन क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन का मिक्सचर मिल जाएगा, और ये पूरा प्रॉपरली जो है आपका पहले क्या होगा, पहले हमारा जो RH है, RH जो है वो हमारा पहले सपोज कीजिए क्लोरीन, हमने क्लोरीन लिया, Cl2 लिया और HNO लिया, तो HNO के प्रेजेंस में Cl2 जो है वो 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल में टूटेगा, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है RH को तोड़ देगा R फ्री रेडिकल में और HCl बना लेगा, और फिर ये R फ्री रेडिकल जो है नए क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, और तब ये RCl बना लेगा और Cl फ्री रेडिकल जनरेट कर देगा। तो ये तरीका है, ये 3 स्टेप हमने सीखा था पहले भी, तो ये RCl बनता है। तो अब यहाँ पे RCl बन गया, तो यहाँ पे हमारा जो बना इंटरमीडिएट वो हमारा है अल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो जो भी हमें अगर सपोज कीजिए कि हमारा ये है, अगर हमें इसमें चाहिए कि हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री वाला जो हमारा कार्बन है, वो उसका जो फ्री रेडिकल बनेगा, हम यहाँ पे HNO और Cl2 कहते हैं, और कहते हैं भाई मेजर बताओ क्या बनेगा। हालांकि ये मिक्सचर बनेगा, लेकिन फिर भी मेजर पूछता है अगर, तो हम कहेंगे 3 डिग्री वाला जो हमारा फ्री रेडिकल है वो सबसे स्टेबल होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं वो एक ही जैसा देखते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, तो इस फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में 3 3 6 और 2 8 8 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, 8 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन देगा ये, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की एक कंडीशन होती है जिसमें हम फ्री रेडिकल से देखते हैं। अच्छा खासा हाइपर कॉन्जुगेशन देगा ये, इसलिए बहुत स्टेबल होगा। इसलिए हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 3 डिग्री पर हमारे जो है यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। तो ये हमारा एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन पर हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स में एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड्स, यानी हमारा मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन से काम करेंगे। अगर हमारा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल ये हमारा है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हो, और अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX होते हैं। तो HX का आप एडिशन कराते हैं किस पर, एल्कीन्स पर। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन से हम काम करेंगे, मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन से काम करेंगे हम। देखिए, तो यहाँ पे अगर CH3 और डबल बॉन्ड यहाँ पे CH है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एक और चीज सिखा दूंगा साथ में ही, मैं यहाँ पे शिफ्टिंग भी सिखा दूंगा आपको, तो इसको समझ लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे है मान लीजिए, और यहाँ पे हमने HI का एडिशन करा दिया, यानी हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करा दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे एल्केन पर हमने किया था वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये जो हमने यहाँ पे ऊपर हैलोजन का किया था, ये वाला चीज, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन हट करके एक हैलोजन लगता है, वो भी फ्री रेडिकल के थ्रू हम उसको हटाते हैं। ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यानी H+ इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर और I- इज द न्यूक्लियोफाइल हियर, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये तो इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो क्या होता है कि CH3 यहाँ पे CH, और ये बॉन्ड जो है इधर क्यों टूटता है, इधर क्यों इसलिए टूटेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो हमारा H+ है वो इस कार्बन पे आएगा, लास्ट वाले पर, इस पर आएगा। क्यों इस पर आएगा, क्योंकि जो प्लस बनेगा ये 2 डिग्री वाला बनेगा और ज्यादा स्टेबल होगा। अगर H हमारा इस पर आता तो हमारा 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बनता, जो कि कम स्टेबल होता। तो ये हमारा क्या है, मोर स्टेबल है, 2 डिग्री है, मोर स्टेबल, इसलिए हमारा ये वाला बनेगा, न कि 1 डिग्री वाला कार्बोकैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन यानी बॉन्ड इधर टूटेगा
राइट साइड में, और इधर नहीं, लेफ्ट में नहीं टूटेगा, क्योंकि उससे हमारा कार्बोकैटायन जो जनरेट हो रहा है वो स्टेबल हो रहा है। तो कार्बोकैटायन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट हियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा बच्चों। अब यहां पर क्या है कि जब भी कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल के बगल में मोर डिग्री वाला, बात को ठीक से समझिएगा बच्चों, जब भी कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल के बगल में मोर डिग्री वाला कार्बन मौजूद हो, जैसे यहाँ पे 3 डिग्री मौजूद है, यहाँ पे ये 2 डिग्री है, तो क्या होता है कि उस कार्बन से मोर डिग्री वाले से सबसे हल्का एटम जो भी होगा वो निकल करके वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये हाइड्राइड आयन आएगा, हाइड्राइड। अब ये H जो है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। और ये क्या होगा, CH3 यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है, और यहाँ पे H आ गया, वही जो H आया है शिफ्ट होकर के यहाँ पे CH3। अब ये 3 डिग्री है, सबसे स्टेबल है, मोर स्टेबल, जितना स्टेबल अभी तक हुआ था उससे भी ज्यादा स्टेबल, यानी 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल। अब ये आगे फर्दर अपना जो हमारा I माइनस है वो आकर के यहाँ पे रिजल्ट अपना दे देगा। ठीक, ये बन गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट हमारा जो है मोर स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ हम जाएंगे। तो इस तरह से HX का रिएक्शन कर सकते हैं, और ये मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन है, मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन। ठीक बच्चों, ध्यान रहे। दूसरा तरीका होता है, ये हमारा मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन हो गया जो मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरा तरीका होता है इसका एडिशन ऑफ हेलोजेंस। अच्छा, इसी में HX का, अगर HX का एडिशन हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कर देते, इसी में HX का एडिशन अगर हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कर देते तो एंटी मार्कोनिकॉफ होता, और तो वहां पे रीअरेंजमेंट भी नहीं होता। सपोज कीजिए यहाँ पे CH3 CH3 और CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे होता, और यहाँ पर हम HBr और एंटी जो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम सिर्फ और सिर्फ HBr का ही करते हैं, HCl का और HI का नहीं करते। नो, नॉट यूज्ड फॉर पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। HBr और पेरोक्साइड, यहां पे हम पेरोक्साइड लिखते हैं, ये क्या है हमारा पेरोक्साइड। अक्सर हम बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं, ये पेरोक्साइड का सिंबल है, या तो पेरोक्साइड लिखा रहेगा या तो ऐसे बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा रहेगा, या तो ऐसे OO2 अटैच करके दे देगा। तो इसमें सीधे एंटी मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन लगा दोगे, यानी हमारा जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है वो क्या होगा, यहां पर H आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपका CH2I, ये आ जाएगा। तो ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन के हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन ये चीज सिर्फ HBr के लिए है ओनली। अगर यही चीज आप अगर यहाँ पे पेरोक्साइड दे देते हो और यहाँ पे HCl लिखते हो, तो ये मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन ही देगा, यानी यहाँ पर HCl आएगा, यहाँ पे Cl यहाँ पर आएगा, यानी ये मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन देगा, चाहे भले ही यहाँ पर आपका पेरोक्साइड क्यों ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। तो HCl है या HI हो तो वो मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन ही देंगे। सिर्फ HBr ही ऐसा है जो एंटी मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन देता है या पेरोक्साइड इफेक्ट देता है। तो बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक, ये चीज होगी। चलिए अब आते हैं इस पर हम लोग। दूसरा है हमारा कि एडिशन ऑफ हेलोजेंस, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। तो बच्चों ये एंटी एडिशन होता है, ये आप पहले जान लीजिए। एंटी एडिशन, एडिशन ऑफ हेलोजन जो है, यानी अगर हम Br2 का एडिशन CCl4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो आप ये समझिए कि इसमें एंटी एडिशन होता है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो एंटी एडिशन, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। जैसे मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन में क्या था, रीअरेंजमेंट हुआ था और उसमें क्या था, रीअरेंजमेंट की संभावना थी। यहाँ पे एंटी एडिशन है। एक्चुअली ये जो विस डाइब्रोमाइड बन रहा है ये इस तरह से होगा, CH2 यहाँ पे, अगर यहाँ Br यहाँ लगा रहे हो तो यहाँ पे CH2 Br ऊपर लगा दो। या फिर अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर आपको ऐसे दे दे,
इस तरह से दे दे, यहाँ पे है मान लीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड है और Br2 लगा दे, Br2CCl4 लगा दे, तो आप ऐसे समझेंगे कि एक को वेज से दिखा दीजिए, एक को वेज से दिखा दीजिए और दूसरे को डैश से दिखा दीजिए। तो वेज का मतलब जो एक आपकी तरफ आ रहा है, एक आपसे दूर जा रहा है, ऐसे भी आपको दिखा सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। हैलोजन एक्सचेंज मेथड देखिए, हैलोजन एक्सचेंज में आपका एक है फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक हमारा पहला फिंकलस्टीन रिएक्शन जिसमें हम NaI लेते हैं और एसीटोन लेते हैं, एसीटोन के प्रेजेंस में। तो बच्चों इसमें क्या होता है, आपका I जो है रिप्लेस करता है क्लोरीन और ब्रोमीन को, तो NaCl NaBr जो बनते हैं वो ड्राई एसीटोन बनते हैं। इट फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लीच-एटले प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये होता है। और दूसरी चीज होती है हमारी जो है वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसमें हम फ्लोरो बनाते हैं, फ्लोरो एल्केन बनाते हैं। तो इसमें हम AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3, ये 4 चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। द रिएक्शन इज टर्म्ड एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। और इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा मतलब फ्लोरो एल्केन के अलावा कोई भी हमारा एल्केन है उसे हम AgF से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फ्लोरो एल्केन बन जाएगा। तो ये हमारा जो है एल्केन का प्रिपरेशन हुआ। मैं थोड़ा सा एंटी एडिशन के बारे में थोड़ा सा और बताना चाह रहा था, तो मैं उसको बताता हूँ, थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा। देखिए हमारा जो CH3 जो मैं एग्जांपल लिया हूं ऊपर, उसी पे मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं, ये वाला, ठीक है। इसमें अगर हम यहाँ पे लेते हैं Br2CCl4, तो देखिए होता क्या है कि Br2CCl4 लेते हैं तो यहाँ पे पहले से एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, इसीलिए रीअरेंजमेंट नहीं होती, यहाँ पे फ्री कार्बोकैटायन नहीं बनता। कोई पूछेगा कि क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं होता है, तो यहाँ पे पहले बॉन्ड टूटता है बच्चों, पहले यहाँ पे बॉन्ड टूटता है और CH और आपका CH2, यहाँ पे मान लीजिए Br आपका आ गया, आपका जो एक्चुअली यहाँ पर जो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, पहले तो ये समझ लीजिए यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और इसमें जो है Br जो है वो सिमेट्रिकल है, लेकिन फिर भी पाई बॉन्ड के प्रेजेंस में वो अनसिमेट्रिकल होकर के ब्रेक होता है और ये जनरेट करता है Br+ को जनरेट करता है, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है पाई बॉन्ड पे अटैक करता है। अब आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यहाँ पर आएगा जिससे कि प्लस यहाँ पे डेवलप हो सके, और प्लस ये जो है ये 2 डिग्री पर है। तो ये जो इसका ऑर्बिटल है और यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे 3 लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है इस बॉन्ड में, और तब जो है ये साइक्लिक इंटरमीडिएट इस तरह से बन जाता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए ये Br बन गया और यहाँ पे CH2 बन गया और ये बॉन्ड है। अब ये Br चूंकि लोन पेयर Br का है इसलिए प्लस इस पर आ गया, इसको बोलते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन। यहाँ पर ब्रोमोनियम बोलेंगे क्योंकि ब्रोमीन है, तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बोलेंगे। अब ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन हमारा एक Br- बचा हुआ है, यहाँ पे जब Br टूटा है एक Br+ हो गया, एक Br- हो गया, तो Br+ पहले अटैक कर गया इलेक्ट्रोफाइल, अब हमारा Br- बचा हुआ है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इधर से अटैक करने की जगह कहीं नहीं है, अब ये ऊपर से अटैक करेगा, और ऊपर से अटैक कहाँ करेगा, चूंकि ये माइनस है तो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि ये प्लस बनेगा और ये बॉन्ड इधर टूटेगा। आप खुद सोचिए कि कौन सा वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज बनना चाहता होगा। तो अगर यहाँ पे हम Br की जगह पर हम कोई और Br की जगह पे सपोज कीजिए कोई और न्यूक्लियोफाइल अगर होता, तो हम वहां पर वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आता, अगर हमारा नीचे Br लगा हुआ है, तो अभी मैं इस पर भी एक एग्जांपल दे देता हूं। तो ये Br ऊपर आएगा और यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH, यहाँ पे कोई नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि साइक्लिक बन रहा है तो नो रीअरेंजमेंट। जब भी कभी साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है बच्चों तो कोई भी रीअरेंजमेंट आप नहीं दिखाओगे। और यहाँ पे हो जाएगा CH, ऊपर आ गया Br और ये CH2 Br यहाँ पे आ गया। अब मैं जो कह रहा था कि कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या करेंगे, सपोज कीजिए अगर ये CCl, ये जो हमारा है CH3, मैं वही एग्जांपल बार बार ले रहा हूं जिससे कि आप लोगों को रीअरेंजमेंट का भी आपको जो है यहाँ पे आइडिया लगता रहे। Br2 ले रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaCl ले लेता हूं, एक्वस यानी नमक जो है वो पानी में डाल के लिया गया है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपका जो है यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमोनियम बन जाएगा CH3, क्योंकि आपका Br2 टूटेगा और Br+ में टूटेगा, तो यहाँ पे आपका हो गया CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हमारा ब्रोमीन बन गया और ये हमारा प्लस यहाँ पे आ गया, ये बन गया, यानी साइक्लिक ब्रोमोनियम बन चुका है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन चुका है। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कई सारे हैं, एक तो Br- खुद का है
ऊपर से फिर NaOH का NaCl का Cl माइनस है न्यूक्लियोफाइल, और वाटर है एक्वस इसलिए OH माइनस है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आप समझ सकते हो कि यहाँ से 3 प्रोडक्ट बन सकता है, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बन सकता है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रोडक्ट कौन कौन सा बन सकता है। देखिए एक तो Br, यहाँ पे CH3, एक तो रीअरेंजमेंट किसी केस में नहीं होगा, पहली चीज जानिए रीअरेंजमेंट किसी केस में नहीं होगा। अब जो है ये Br, अब यहाँ पे ये यहाँ पे डिफरेंशिएट हो सकता है कि Br केवल Br था तो डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल था कि कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, लेकिन यहाँ पे निश्चित है कि नीचे अगर Br लगा हुआ है तो एक Br ऊपर आएगा, और नीचे अगर यहाँ पे Br लगा हुआ है तो Cl ऊपर आएगा, यहाँ पे CH यहाँ पे Cl आ रहा है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और Cl कहाँ आएगा, बीच वाले कार्बन पे आएगा, किनारे वाले कार्बन पे आएगा, ये भी आप डिसाइड कर लोगे, क्योंकि ब्रोमीन पहले था Br2, इसलिए ब्रोमीन यहाँ पर लगेगा 1 वाले पे और ये Cl यहाँ पे लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार गलती हो जाती है बच्चों से, और ये जरूर समझिएगा। यहाँ पे देखिए OH यहाँ आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा Br पहले ही लग चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो आएगा, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करेगा तो ये हमारा क्या है, ये डेल्टा प्लस बनेगा और ये डेल्टा माइनस बनेगा, क्योंकि ये टूटेगा इधर की ओर ऐसे, राइट, और इसका अटैक हुआ ये न्यूक्लियोफाइल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पर। तो ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं, हमारे 3 प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। ये पहला प्रोडक्ट बन गया, ये दूसरा बन गया और ये तीसरा बन गया, और ये इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बने हैं, और साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है ये। हाँ ये देखिए हमारा आ गया। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा और उसको बड़ा कर देता हूँ। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने की वजह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रीअरेंजमेंट कब होगा, जब हमारा मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन होगा और हमारे पास कार्बोकटायन बनेगा। जब भी कार्बोकटायन बनेगा, फ्री कार्बोकटायन, वो भी कार्बोकटायन बनेगा फ्री कार्बोकटायन, तभी केवल जाकर के क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने ये काम किया, और उसके बाद हमारा जो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स आ जाता है, तो जिसको हम लोग जो है नेक्स्ट अपने क्लास में करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन तक मैंने जो जितना चीज बताया है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, और हेलो एरीन्स में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको खत्म करेंगे, हेलो एरीन्स, और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स में जैसे आपके पास यहाँ पे देखिए फ्रॉम हाइड्रोकार्बन है, और बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हम इसको पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, थोड़ा बता ही देता हूँ उसको भी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो बच्चों को क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे हम X2 और Fe लेते हैं, जिससे कि X प्लस जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल आता है। FeCl3 भी कहीं कहीं लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है आप लुईस एसिड कैटलिस्ट के फॉर्म में लेते हैं, लाइक आयरन या आयरन 3 क्लोराइड यानी FeCl3 भी ले सकते हैं। तो लुईस एसिड जो होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं कार्बन को उसको हेलोजन को तोड़ लेते हैं, और अपने पास जैसे FeCl3 है, मान लीजिए FeCl3, तो FeCl3 को इलेक्ट्रॉन की कमी है तो Cl2 से क्या करते हैं, वो ले लेते हैं और FeCl4 बना लेते हैं और Cl प्लस को रिलीज कर देते हैं, यही इलेक्ट्रोफाइल। और ये H प्लस को हटा करके आर्थो, चूंकि हमारा मिथाइल क्या है, यहाँ पे हम टॉल्विन लिए हैं, या आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए, क्योंकि मिथाइल जो है वो हाइपर कंजुगेशन से आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, ये आप जानते हैं और जानना चाहिए। मिथाइल जो है आर्थो और पैरा पर हाइपर कंजुगेशन के थ्रू आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, इसलिए जो हमारा X प्लस आता है वो आर्थो और पैरा पोजिशन पर आसानी से आकर के रिप्लेस कर देता है H को। दूसरा देखिए, फ्रॉम एमीन्स से कैसे बना सकते हैं हम, हमें बनाना है एराइल हैलाइड्स, तो फ्रॉम एमीन से कैसे बनाते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं प्राइम, जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी व्हेन
देखिए व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड, कोल्ड करना बहुत जरूरी है क्योंकि कोल्ड नहीं रहेगा तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड नहीं बनेगा, क्योंकि ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ही बनता है। अगर आप इसको ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी और बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसलिए कोल्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो देखिए यहाँ पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन और 5 डिग्री सेल्सियस मतलब 278 केल्विन, तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ही होना चाहिए। इज ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्राइट NaNO3 और हेलोजन। तो NaNO3 और HX जो है बच्चों, वो NaNO2 और HX, NaNO2 लेते हैं और HX लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है NaOX बनाता है, NaOX, और बाद में ये टूट करके बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनाता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है मिक्सिंग द टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट विथ क्यूप्रस क्लोराइड। और अगर हम इसको क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमारा बन रहा है क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है बच्चों। देखिए अब यहाँ पे क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब हम रिएक्शन क्यूप्रस CuX2 से कराते हैं तो और थोड़ा सा हीट देते हैं तो क्या होता है, N2 गैस निकल आती है और जो हैलाइड है यहाँ पे जो X ले रहे हैं हम, यानी जो हमारा क्यूप्रस हैलाइड है वो यहाँ पे हेलोजन आता है, चाहे जो भी हो। और एक और चीज कर सकते हैं, अगर हम Ki से रिएक्शन कराते हैं तो Ki से I आकर के यहाँ पे अटैच होता है और आपका नाइट्रोजन गैस निकल आता है। तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड एंड इज डन सिंपली बाय शेकिंग द डाइजोनियम सॉल्ट फिर विथ आयोडाइड। तो हमारा जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है एक्चुअली होता है, आपने लिया 1 डिग्री, आपने एनिलीन ले लिया, जैसे 1 डिग्री अमीन है ये एनिलीन, क्या है 1 डिग्री अमीन, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए और प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है NH2 पर कोई भी और ग्रुप नहीं लगा है, सिर्फ RNH2 है, RNH2 होता है प्राइमरी। देखिए RNH2 होता है 1 डिग्री यानी प्राइमरी, और अगर हम N पर 2 R लगा दें तो ये होगा सेकेंडरी। तो हमको सिर्फ प्राइमरी चाहिए, सेकेंडरी नहीं चलेगा, सेकेंडरी नहीं चलता है डाइजोनियम सॉल्ट के लिए। तो व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक, और एरोमेटिक अमीन ही लेना है, ये ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक अमीन dissolved suspended in cold aqueous mineral acid is treated with sodium nitrite यानी NaNO2HCl, NaNO2HCl चाहिए, NaNO2HCl। तब जो है ये एनिलीन जो है बच्चों, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इस तरह से बनता है। ये बेंजीन हो गया और ये N डबल बॉन्ड N और X, ये X पर माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, ऐसे, ठीक है। तो ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बन गया। और इस पर कोई भी ऐसा रिएक्शन कराते हैं जहां पर इस्तेमाल ये क्यूप्रस हैलाइड, यही सैंडमेयर रिएक्शन है, क्यूप्रस Cu2 ये सैंडमेयर रिएक्शन है। तो ये बनाता है, अगर यहाँ पे X जो है क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एराइल हैलाइड बन जाएगा। और यही आप Ki लेते हो, एक्चुअली होता है K प्लस और I माइनस, ऐसे ही मान लीजिए। तो जो नेगेटिव पार्ट है ना वो आकर के बेंजीन रिंग पे बैठ जाएगा और बाकी सब निकल जाएगा, यानी N2 निकल गया और HX निकल गया, यहाँ पे KX हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया सैंडमेयर रिएक्शन। तो इस तरह से हम सैंडमेयर रिएक्शन बना लिए। सैंडमेयर रिएक्शन से हमने एराइल हैलाइड बनाया। देखिए क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HBr दे रहे हैं, HBr, तो डेफिनेटली क्या होगा, Br यहाँ पे लग जाएगा, Br यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे HCl दे रहे हैं तो या HCl यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे HBr पर ऑक्साइड दे रहे हैं तो रिएजेंट नहीं होगा, Br यहाँ पे आके लग जाएगा, सीधी बात है। फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन विद Ki। मैंने बताया था कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो Hi जो बनेगा वापस I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कहना राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। तो 1 2 3, तो यहाँ पे 2 हेलोजन लगा दीजिए, यहाँ पे Cl लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए, 1 2 3, एक Cl यहाँ लगा दीजिए, एक Cl यहाँ। डाई हेलोजन मतलब कि 2 हेलोजन चाहिए, तो ये 3 बन सकते हैं, यही एक तो 1 1 बनेगा, दूसरा 1 2 बनेगा, तीसरा 1 3 बनेगा। ये 1 3 हो गया, ये 1 2 हो गया और ये 1 1 हो गया, ये बनेंगे। फिर कह रहे हैं कि एवं द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ फार्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, ठीक है ना। तो ये मैंने तीनों बता चुका है आप लोग।
ये क्या बनेगा जब ये ऐसा होगा, ऐसा वाला, ये पहले वाले के लिए, ये इसके लिए सिर्फ एक ही बनेगा। 3 कब बनेंगे जब ऐसा स्ट्रेट चेन होगा 5 कार्बन का, तो यहाँ यहाँ और यहाँ ये 3 बन सकते हैं। और 4 कब बनेगा जब ऐसा वाला चेन, यहाँ पे, तो यहाँ 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 यहाँ, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। तो 4 के लिए ये बनेगा ये, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मेजर यानी SOCl2 है, तो SOCl2 का काम ये होता है कि OH को हटा करके वहां पे Cl लगा दे। Br2HNO हीट ले रहे हैं, देखिए Br2HNO हीट ले रहे हैं, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर दे देगा, यहां पर, क्योंकि ये जो है फ्री रेडिकल यहाँ वाला अच्छा बनेगा। पहली चीज तो ये एल्केन पर ही देगा, क्योंकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और यहाँ पर क्या करेगा, ये H को हटा करके Cl लगा देगा। HCl हीट है, सिंपल है, यहाँ से इसको हटाएगा, इसको नहीं हटा पाएगा, इसको नहीं हटा पाएगा क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर होगा। सिर्फ इसको एल्केन वाले को हटा करके वहां पे Cl लग जाएगा। HI है, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये एलाइलिक कार्बन, ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर HI है, तो अच्छा ये चीज देखिए, HI है और ये डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर जो है ये एडिशन रिएक्शन देगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री ये मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन से यहाँ पर, यानी यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, और जहां से CH3 अटैच है वो 3 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पर I आ जाएगा, यहाँ पर I आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये क्या है 3 डिग्री कार्बन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर देखिए यहाँ पे तो फिंकलस्टीन रिएक्शन है, सिर्फ हेलोजन का एक्सचेंज रहेगा, यहाँ पे Br की जगह पे I आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए Br2HNO हीट है, देखिए यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ HI था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ Br2HNO हीट है, यानी यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो इसको देखिए क्या होगा, यहाँ ये ऐसे है, यहाँ पे ये ऐसे है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे Br2 है और HNO ले रहे हैं, तो Br2HNO लेते हैं, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जो एल्केन पर देता है, तो एल्कीन पर तो देगा ही नहीं रिएक्शन ये, और एल्केन इसके बगल में कौन सा है जो कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनना चाहिए। तो ये जब HNO कराओगे यहाँ पे, तो फ्री रेडिकल बनेगा डबल बॉन्ड के बगल में, डबल बॉन्ड के बगल में यहाँ पर, क्योंकि वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, और तब वहां पे Br आकर के लग जाएगा, तब यहाँ पे Br आके लग जाएगा, दैट्स इट, ये हो गया। और ये फ्री रेडिकल जिस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में क्या था, देखिए हमारा बेंजीन रिंग था, और यहाँ पे CH2 CH3 था, और ये हमारा बेंजीन रिंग है, और शायद NO2 भी, हाँ NO2 भी है पैरा पोजीशन पे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, Br2HNO ले रहे हैं, तो ये भी एल्केन पर ही देगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब भी हम Br2HNO ले, यानी H2HNO लेंगे, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में हम हैलोजन लेते हैं, तो हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, बाकी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर ये फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और फिर यहीं पर आपका Br लग जाएगा। आपका यहीं पर Br लग जाएगा, ये NO2 हो गया यहाँ पर CHBr, क्योंकि ये फ्री रेडिकल क्या है, यहाँ पर स्टेबल है, ये जो फ्री रेडिकल है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये हमने ये प्रिपरेशन पढ़ लिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज का नंबर आएगा नेक्स्ट क्लास में, तो अगले क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को पूरा खत्म करेंगे, इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आपने पूरा ध्यान दिया, और इसको पूरा अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से सीखिएगा। हम केमिस्ट्री एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्रैश कोर्स में हम पूरा जो है केमिस्ट्री बहुत जल्दी से खत्म करेंगे, थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं फास्ट ट्रैक पे चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चलेंगे। जहां पे प्योर थ्योरेटिकल होगा वहां पे स्लो होंगे, लेकिन जहां पे कंसेप्चुअल टाइप का होगा, इस तरह से चीजें होंगी जो हम पहले से सीखे भी हुए हैं, और अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो रोक करके मेरी उसको सीखिएगा, समझिएगा। जब भी आपको समझना होगा और आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो आप क्या कीजिएगा, उसमें एक स्लो करने का और फास्ट करने का भी ऑप्शन होता है। आप उसमें जाएंगे तो उसमें स्लो करने का, जैसे 0.75 कर देंगे, तो जो मैं तेज बोला हूं तो आपको वो धीरे धीरे सुनाई पड़ेगा, तो आपको धीरे धीरे वो चलेगा वीडियो, राइट।
तो अगर किसी बच्चे को जल्दी जल्दी में प्रॉब्लम होती है तो यूट्यूब पर ही जब वीडियो देखते हो तो वहां पे जाओगे, वहां पे ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन में आप स्पीड अपनी उसको चेंज कर सकते हो। तो जब कोई वीडियो आपको बहुत स्लो नजर आए तो आप उसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई फास्ट वीडियो समझ में आए तो उसको आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है रिकॉर्डेड सेशंस का। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं पूरा का पूरा यहाँ पे केमिस्ट्री एक क्रैश कोर्स चलाऊंगा आपके लिए। तो केमिस्ट्री क्रैश कोर्स हम सी क्यूब में चलेंगे। तो हमारा ये एनसीईआरटी सी क्यूब चल रहा है, एनसीईआरटी सी क्यूब यानी केमिस्ट्री क्रैश कोर्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा केमिस्ट्री क्रैश कोर्स है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पूरा वीडियो देखना, अच्छे से लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कोड को इस्तेमाल करके आप मुझे सपोर्ट करेंगे। AM001 कोड इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि मैं आपकी जो मुझसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी जो गुरु दक्षिणा होगी वो यही होगी कि आप AM001 कोड जहां जहां भी यूज करेंगे या करवाएंगे बच्चों से, जो भी आपके दोस्त होंगे उनको कह सकते हैं, जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चे लोग उनको कर सकते हैं, जो बच्चे टेस्ट देते हैं उनको कह सकते हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है अपने गुरु के लिए इतना काम करने का। तो जरूर करना जी बच्चों। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।